हेलो बच्चों। तो बच्चों, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि हम लोगों ने अभी तक टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम को एक सिंगल पार्टिकल के लिए पढ़ा है रिजिड बॉडी में। लेकिन रिजिड बॉडी में एक सिंगल पार्टिकल तो होता नहीं है। रिजिड बॉडी में तो बच्चों सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, राइट। तो हम लोगों को अब इकट्ठे, यानी एक रिजिड बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और उन सारे पार्टिकल्स के लिए इकट्ठे टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम को स्टडी करना है। तो अगर आपने टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम का लेक्चर सही से नहीं देखा है तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उस लेक्चर को जरूर अच्छे से देखें, क्योंकि वही आपको इस टॉपिक के लिए बेस बनाएगा। ठीक है, क्या चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों ने उस लेक्चर को अच्छे से देख रखा है। तो हमारा आज का टॉपिक है टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम में शुरुआत करते हैं बच्चों। मान लेते हैं कि हमारे पास एक रिजिड बॉडी है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, और हर पार्टिकल का जब वो रोटेट करेगा तो हर पार्टिकल, रिजिड बॉडी रोटेट करेगा तो हर पार्टिकल रोटेट करेगा। जब हर पार्टिकल रोटेट करेगा, कोई भी पार्टिकल जब रिजिड बॉडी में रोटेट करता है तो हमने देखा है कि उसके पास एक एसोसिएटेड एंगुलर मोमेंटम होता है। तो मान लेते हैं कि हर पार्टिकल का अपना अपना कुछ ना कुछ एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर a rigid body। क्या कंसीडर कर रहे हैं बच्चों हम लोग एक रिजिड बॉडी कंसीडर कर रहे हैं having n particles। कितने पार्टिकल्स हैं इसमें? n पार्टिकल्स of angular momentum L1 वेक्टर, L2 वेक्टर, ऐसे करते करते Ln वेक्टर। ठीक है, मान लेते हैं। अच्छा बच्चों, एक बात बताइए, हमने कंसीडर किया है कि हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, उस रिजिड बॉडी में n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। ठीक है, पहले पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम L1 वेक्टर, दूसरे पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम L2 वेक्टर, तीसरे का L3 वेक्टर, ऐसे करते करते Ln वेक्टर। अगर आपको पूरे रिजिड बॉडी का टोटल एंगुलर मोमेंटम चाहिए, टोटल एंगुलर मोमेंटम रिजिड बॉडी का, जिसे मैं कैपिटल L वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा? पहले पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम L1 वेक्टर, दूसरे का L2 वेक्टर, तीसरे का L3 वेक्टर, चौथे का L4 वेक्टर, ऐसे करते करते। तो हर इंडिविजुअल पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम को अगर हम वेक्टोरियली ऐड कर देंगे तो हमें उस पूरे सिस्टम का टोटल एंगुलर मोमेंटम मिलेगा। ठीक है, तो यानी कैपिटल L वेक्टर क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा L1 वेक्टर प्लस L2 वेक्टर, और इसी तरीके से ऐड करते करते हमारा प्लस Ln वेक्टर होगा बच्चों। अच्छा, इसे क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, समेशन Li वेक्टर, जहां i हमारा 1 से लेकर और n तक वेरी कर रहे हैं। कैसा लिख सकते हैं? एंगुलर मोमेंटम L वेक्टर, ये हमारा इंडिविजुअली हर एक पार्टिकल का जो मोमेंटम है उन सब का वेक्टर सम होगा, यानी समेशन ऑफ Li वेक्टर, जहां i हमारा 1 से n तक वेरी कर रहा है। ऐसा लिख सकते हैं ना? ठीक है, और यहां पर हम ये भी लिख सकते हैं कि वेयर i is ith पार्टिकल, i क्या है बच्चों? कोई ith पार्टिकल है, राइट। और Li वेक्टर को हम क्या लिखें? Li वेक्टर जैसा फॉर्मूला हमारा कहता है Ri वेक्टर क्रॉस Pi वेक्टर। कैसे लिखेंगे? जैसे अगर पहला पार्टिकल होगा तो L1 हो जाएगा R1 क्रॉस P1, जहां R1 क्या है? पहले पार्टिकल का ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर। P1 क्या होगा? पहले पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम। वैसे L2 अगर देखें तो L2 इज इक्वल्स टू R2 क्रॉस P2। R2 क्या होगा? पहले पार्टिकल का ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर दूसरे पार्टिकल का, और P2 हो जाएगा दूसरे पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम, एंड सो ऑन। होगा ऐसा? हमने कंसीडर किया है कि हमारे पास एक रिजिड बॉडी है जिसमें n पार्टिकल्स है, हर पार्टिकल का अपना अपना एंगुलर मोमेंटम है। पूरे सिस्टम का टोटल एंगुलर मोमेंटम के लिए हमें हर पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम को वेक्टोरियली ऐड करना हो रहा है।
ये हमारा L1 वेक्टर प्लस L2 वेक्टर, ऐसे इसे मैंने समेशन Li वेक्टर लिखा है, जहां I जो है वो कोई ith पार्टिकल, कोई भी ith पार्टिकल, यानी I आपका 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, ठीक है, ऑलराइट, आर्बिट्ररी। तो Li वेक्टर को जैसा हमने पढ़ा है Ri क्रॉस Pi लिख दिया, अब I की जगह 1 डालिए, 2 डालिए, 3 डालिए, हर पार्टिकल का आपको इंडिविजुअली मोमेंटम निकलकर, एंगुलर मोमेंटम निकलकर आ जाएगा। ठीक है बच्चों। चलिए अब क्या करते हैं, अब हम लोग ना इस L वेक्टर को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग L वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा ये हो जाएगा dl वेक्टर अपॉन dt होगा, और ये हमारा हो जाना चाहिए इक्वल्स टू d अपॉन dt ऑफ समेशन Li वेक्टर, जहां I हमारा 1 से लेकर n तक वेरी कर रहा है। Am I clear? ठीक है भाई, L वेक्टर क्या है, Li वेक्टर के बराबर है, इसलिए लेफ्ट साइड डिफरेंशिएट राइट साइड भी करना पड़ेगा। इसे मैं ऐसे लिख रहा हूं, समेशन I इज इक्वल्स टू 1 to n d Li वेक्टर अपॉन dt, हो गया ऐसा बच्चों। और Li वेक्टर की जगह मैं लिख रहा हूं Ri क्रॉस Pi, तो ये मेरा हो जाएगा dl वेक्टर अपॉन dt इज इक्वल्स टू समेशन I इज इक्वल्स टू 1 to n d अपॉन dt ऑफ Li वेक्टर की जगह मैं लिख रहा हूं Ri वेक्टर क्रॉस Pi वेक्टर, लिख सकते हैं बच्चों ऐसा। और इसका डिफरेंशिएशन हमें आता है, इसका हो जाएगा बच्चों समेशन I इज इक्वल्स टू 1 to n d ऑफ Ri वेक्टर अपॉन dt क्रॉस P वेक्टर Pi वेक्टर, ठीक है, प्लस Ri वेक्टर क्रॉस d Pi वेक्टर अपॉन dt, ठीक है। और आप जानते हैं ये वेलोसिटी होगा, ये देखिए इसको मैं पहले देता हूं आपको, वैसे हमने पिछले लेक्चर में इसको किया था, ये हो जाएगा हमारा dl वेक्टर अपॉन dt इज इक्वल्स टू dr अपॉन dt, क्या होता है बच्चों, r है पोजीशन, dr हो जाएगा चेंज इन पोजीशन यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी वेक्टर, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी वेक्टर vi वेक्टर क्रॉस ti, क्या हो जाएगा, ये ith पार्टिकल का मोमेंटम है, यानी कि mi इंटू vi वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। समेशन हमारा यहां लगा हुआ है 1 से n तक, और फिर ये हो जाएगा बच्चों आपका Ri वेक्टर क्रॉस dp अपॉन dt हो जाएगा फोर्स वेक्टर fi वेक्टर, क्लियर है, ऐसा लिखेंगे हम लोग, ठीक है, ओके। अब देखिए v वेक्टर क्रॉस v वेक्टर, ये पूरा जीरो हो जाएगा, है ना, दो वेक्टर अगर सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, i क्रॉस i जीरो, j क्रॉस j जीरो, वैसे vi क्रॉस vi भी जीरो हो जाएगा, तो इसीलिए ये हमारा आ गया, यहां पर ध्यान दीजिए, ये हमारा आ गया dl वेक्टर अपॉन dt इज इक्वल्स टू समेशन I इज इक्वल्स टू 1 to n Ri क्रॉस Fi, R क्रॉस F क्या होता है बच्चों, टॉर्क, तो ये हो जाएगा टाउ I वेक्टर, ठीक है। अच्छा, समेशन ऑफ टाउ I वेक्टर क्या हो जाएगा, देखिए ये क्या है, टाउ I वेक्टर को देखिए मैं कैसे लिख रहा हूं, ये हो जाएगा dl वेक्टर अपॉन dt इज इक्वल्स टू I की जगह 1 पुट कीजिए तो टाउ 1 वेक्टर, फिर I की जगह 2 पुट कीजिए टाउ 2 वेक्टर, ऐसे करते करते बच्चों ये हो जाएगा टाउ n वेक्टर। ये क्या है, जितने भी पार्टिकल्स थे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उन हर पार्टिकल का के ऊपर जो टॉर्क लग रहा है वो है, यानी सारे पार्टिकल के टॉर्क का वेक्टर सम, ये टोटल टॉर्क होना चाहिए ना सिस्टम का, तो इसीलिए हमारा आ गया dl वेक्टर अपॉन dt इज इक्वल्स टू टॉर्क वेक्टर, इसको मैं कह दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 1। यहां तक क्लियर है आप लोगों को, यहां तक कोई डाउट, एक बार समझ लीजिए इसको, अगर कोई डाउट है तो ठीक है, वीडियो पॉज करके। ये हमने क्या किया है कि हमने
एंगुलर मोमेंटम निकाला है इंडिविजुअल पार्टिकल का, उसको डिफरेंशिएट कर दिया और हमारा वो डिफरेंशिएशन जो है वो पूरे सिस्टम के टॉर्क के बराबर आ गया। ठीक है, ये पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने किया था, लेकिन एक सिंगल पार्टिकल के लिए किया था, ये हमने यहां पर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए किए हैं। अब देखिए जो टॉर्क है बच्चों, टॉर्क वेक्टर जो हमारा होता है टॉर्क, ठीक है, ये हमारा क्या होता है r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर के बराबर होता है, r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर। और जो f वेक्टर है, जो f वेक्टर है वो हमारा क्या होता है, ये हमारा टोटल फोर्स है। ठीक है, तो F वेक्टर क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स का सम, यानी ये हो जाएगा F एक्सटर्नल वेक्टर प्लस F इंटरनल वेक्टर। ठीक है, और अगर इसको हम देखें तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, टॉर्क वेक्टर इज इक्वल्स टू R वेक्टर क्रॉस F एक्सटर्नल वेक्टर प्लस R वेक्टर क्रॉस F इंटरनल वेक्टर, राइट। अब नोटिस करिए, न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग इंटरनल फोर्सेस का सम तो जीरो होता है, तो इसलिए ये पूरा जो टर्म हमारा है ये हमारा जीरो के बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए जो टॉर्क हमारा निकल कर आ रहा है वो हमारा आ रहा है R वेक्टर क्रॉस F एक्सटर्नल वेक्टर। ठीक है, और अच्छा एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो टॉर्क होगा उसको हम लोग एक्सटर्नल टॉर्क कहेंगे ना, तो ये आपका टाउ एक्सटर्नल के बराबर आ जाएगा। इसको मैं कह दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 2। जो टॉर्क है वो R क्रॉस F होता है, F होता है F एक्सटर्नल प्लस F इंटरनल। इसको मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया, ये R क्रॉस F एक्सटर्नल या R क्रॉस F इंटरनल। ये इंटरनल फोर्स इंटरनल टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, एक्सटर्नल फोर्स एक्सटर्नल टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, राइट। लेकिन इंटरनल फोर्सेस तो न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग जीरो होता है, इसलिए सिर्फ एक्सटर्नल टॉर्क बचा, और इसलिए जो टॉर्क है वो एक्सटर्नल टॉर्क के बराबर है। अगर इक्वेशन 1 और 2 कंपेयर करें, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, देखिए बच्चों हमारा क्या है, dl वेक्टर अपॉन dt इज इक्वल्स टू टॉर्क, और टॉर्क होता है एक्सटर्नल टॉर्क के बराबर, इसलिए ये हो जाएगा टाउ एक्सटर्नल। ठीक है, यानी आपको जैसे आपने सीखा था कि dp वेक्टर अपॉन dt एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होता है, इंटरनल फोर्स के बराबर नहीं होता है, उसी तरीके से dl वेक्टर अपॉन dt जो है वो एक्सटर्नल टॉर्क के बराबर होगा, इंटरनल टॉर्क का उसमें कोई रोल नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम था सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए। इसको बच्चों आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग एंगुलर, जैसे हमने लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन पढ़ा था, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, वैसे मैं आपको एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन कराऊंगा, बहुत छोटा सा है। ठीक है, आप इसको पहले नोट कर लें। चलिए बच्चों, एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, ये मैं आपको अभी करा दे रहा हूं। अगले लेक्चर में फिर हम लोग अभी तक हमने जो पढ़ा है उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, इस पे बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे अगले लेक्चर में। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम देखिए, देखिए आप लोगों ने पढ़ा है बच्चों कि dl वेक्टर अपॉन dt इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल टॉर्क। ये पढ़ा है ना आप लोगों ने, dl वेक्टर अपॉन dt एक्सटर्नल टॉर्क के बराबर होता है। अब मान लीजिए इन केस अगर आप कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा रहे हैं, अच्छा टॉर्क कैसे लगता है, टॉर्क फोर्स लगाने की वजह से लगता है। अगर आप फोर्स को एक्सिस से कुछ दूरी पर एक पर्टिकुलर एंगल पे लगाते हैं तब टॉर्क लगता है। आपने फोर्स ही नहीं लगाया, या फोर्स लगाया लेकिन 0 डिग्री एंगल पे लगाया, या एक्सिस के ऊपर लगा दिया, है ना, हमने बहुत सारे केसेस देखे जिसमें टॉर्क 0 होता है, तो एक्सटर्नल टॉर्क जो है 0 है। इन केस अगर एक्सटर्नल टॉर्क आपका 0 के बराबर है तो आपका जो एंगुलर मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम dl by dt ये भी आपका 0 के बराबर हो जाएगा। अच्छा, l वेक्टर एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम को आपने डिफरेंशिएट किया टाइम के रेस्पेक्ट में और वो 0 आ गया। तो किस चीज को डिफरेंशिएट करने पर 0 आता है, एक कांस्टेंट को।
तो यहां से आप क्या कंक्लूड करते हैं, यहां से आप कंक्लूड करते हैं कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट है। एंगुलर मोमेंटम क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। और एंगुलर मोमेंटम चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसे हम लोग लिखेंगे Lx i कैप प्लस Ly j कैप प्लस Lz k कैप, और ये पूरा का पूरा जो है वो कांस्टेंट के बराबर होगा, राइट। ठीक है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि Lx जो है वो k1 के बराबर, जहां k1 एक कांस्टेंट है, Ly जो है ये भी कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट को मैं नाम दे दे रहा हूं k2, और वैसे ही Lz भी एक कांस्टेंट है, उसको मैं नाम दे दे रहा हूं k3। ठीक है, Lx Ly Lz ये k1 k2 k3 ये कांस्टेंट के बराबर है। क्लियर है बात। चलिए, ये हमने क्या सीखा यहां पर, ये इक्वेशन हमें क्या बता रहा है, ये इक्वेशन हमें बता रहा है कि अगर आप ऐसे, ये पूरा ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि अगर आप एक्सटर्नल टॉर्क नहीं अप्लाई करते हैं किसी सिस्टम के ऊपर, तो उसका जो रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम है वो 0 के बराबर, यानी एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, कंजर्व रहता है। तो आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं, स्टेटमेंट में आप लिख सकते हैं कि इफ एक्सटर्नल टॉर्क acting on a rigid body is equal to 0, अगर एक्सटर्नल टॉर्क 0 लगाते हैं तो उस केस में क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम आपका कांस्टेंट रहता है, यानी कंजर्व रहता है। देन द एंगुलर मोमेंटम of system remains conserved. This is law of conservation of angular momentum, right बच्चों। अगर एक्सटर्नल टॉर्क किसी रिजिड बॉडी के ऊपर जो एक्ट कर रहा है वो 0 के बराबर है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, यानी किसी एक वक्त पर जितना एंगुलर मोमेंटम है दूसरे वक्त पे भी उतना ही एंगुलर मोमेंटम होगा। इसी को हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आज का लेक्चर हम लोग यही समाप्त कर रहे हैं। अगले लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, 3-4 क्वेश्चंस करेंगे, तो आप प्लीज यहां तक अच्छे से पढ़ कर रखिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, इसको नोट कर लीजिए और पढ़ाई जरूर करिएगा। बाय।